नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खम्मा गणी, वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। ममता बनर्जी इस वक्त घिरी हुई हैं। उन्होंने भी अपने दांवपेच चलने शुरू कर दीजिए। रिमेंबर, ममता बनर्जी वो बंदी हैं जिसने ना सिर्फ बीजेपी के साथ भी एक टाइम पे अलायंस की थी, कांग्रेस से निकल कर आई भी। सो मच सो कि जितने भी कम्युनिस्ट के कैडर्स थे, सारे उन्होंने अपने टीएमसी में मिला लिए थे एक टाइम के बाद में। वो कैडर्स जो वायलेंट थे, कुछ पॉलिटिकली मैच्योर थे, कुछ पॉलिटिकली इमैच्योर थे। अचानक से ममता को ये समझ में आ गया है कि इस बार दाल वैसे नहीं गलेगी जैसे हर बार। अभिषेक बैनर्जी पहले से ही शिकंजे में हैं। उनके अगेंस्ट में बहुत सारी फाइलें खुली हुई हैं, जो पीछे से तैयार भी हो रही हैं और उनमें दिन-प्रतिदिन बढ़ोतरी हो रही है। ममता अब अपनी चालें चलनी शुरू कर चुकी हैं। भई विल हैव टू गिव हर द क्रेडिट। बहुत ही परिपक्व मैच्योर्ड पॉलिटिशियन है। श्रूड पॉलिटिशियन है और बहुत ही एक्सट्रीमली बोल्ड आई वुड से कि उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि क्या उनके बारे में लोग सोचते हैं। साम, दाम, दंड, भेद, चाहे वो बोनट के ऊपर खड़े होकर नाचना हो या अपनी ही सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट करना हो, वो हर चीज़ से बाज़ नहीं आती हैं। जब बात होती है पावर की तो नथिंग मैटर्स एक्सेप्ट फॉर पावर, नो मैटर व्हाट। अपने समुदाय को खुश करने के लिए वो किसी भी हद तक चली जाती हैं, चाहे रेपिस्ट को विक्टिम ही क्यों ना बताना हो। हमारे साथ जुड़े हुए हैं राम बंधु जी। राम बंधु जी, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। जी। जी, हुमायूं कबीर जो भी पश्चिम बंगाल की सुर्खियों में है, वो ममता बनर्जी की सियासी शरारत है। दरअसल टीएमसी इस बार हुमायूं कबीर के जरिए जो सांप्रदायिक तनाव है, उसका उपयोग राजनीति में करना करना चाहती है। जो आगामी चुनाव है, उससे उसमें भुनाना चाहती है। हमें ये समझना पड़ेगा कि अब तक पिछले एक दशक तक जो सांप्रदायिक तनाव होता था, सांप्रदायिक हिंसा होती थी, वो तो टीएमसी के ही प्लेटफॉर्म से होती थी। अब ममता बनर्जी को क्या आवश्यकता पड़ गई कि यो उसे एक अपने प्लेटफॉर्म से बाहर रह करके उसे काम करना पड़े। दरअसल जो बिहार का चुनाव हुआ, उसमें मुस्लिम वोटों का बिखराव हुआ। यहाँ की जो राजनीतिक पार्टी है आरजेडी, वो एकजुट अपने मुस्लिम वोटों को नहीं कर पाई। यही तो ममता बनर्जी को वहां सता रही है। उन्हें ऐसा लगता है कि मेरा मुस्लिम वोट कहीं बिखर ना जाए। इसीलिए वो एक ध्रुवीकरण करने के लिए इस चुनाव में फिर एक तरीके से धार्मिक टकराहट का दोहन करना चाहती है। लेकिन हर बार की तरह इस बार वो अपने प्लेटफॉर्म यानी टीएमसी से नहीं करना चाहती है। दरअसल बात ऐसी है कि पिछले एक दशक से जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में सांप्रदायिक तनाव का जंगल राज था, उसके विक्टिम हिंदू हुए, तो हिंदू में दलित भी हुए और ओबीसी भी हुए, जो कि कभी ममता बनर्जी के वोटर थे। तो इस बार अगर वो वही सांप्रदायिक तनाव टीएमसी के प्लेटफॉर्म से हो, तो ममता बनर्जी को डर हो गया कि कहीं दलित हमारे हाथ से छिटक न जाए। इसीलिए उन्होंने एक नया प्लेटफॉर्म शुरुआत किया, जिसका नाम है हुमायूं कबीर। वो हुमायूं कबीर वही है जो टीएमसी का था, और उसके जरिए ममता बनर्जी एक और नई चाल शुरू करना चाहते हैं। वो संजोग बस कभी बीजेपी के पार्टी में भी था। तो ममता बनर्जी उसके जरिए एक नई पार्टी बनवाए, और उस पार्टी को इस तरीके का डिजाइन हुआ है, उसका नाम भी है जनता उन्नयन पार्टी। उन्होंने आज जो हुमायूं कबीर है, आज ही पार्टी की घोषणा हुई है और आज ही 2 हिंदू उम्मीदवारों की घोषणा भी कर दी है, ताकि लोगों को ये लगे कि ये बीजेपी की टीम है, ये टीएमसी की टीम नहीं है। तो इसका प्रभाव दलितों पे पड़ेगा। और हुमायूं कबीर बार-बार जो सांप्रदायिक तनाव की बात कर रहा है, जैसे कि आप देखें कि बाबरी मस्जिद की उन्होंने बनाया, और बाबरी मस्जिद पे 1 लाख कुरान की आयत पढ़ने की बात कर रहा है, इसकी चर्चा हम लोग थोड़ी देर बाद में करेंगे। तो हुमायूं कबीर का जो धार्मिक टकराव वाली जो राजनीति है, इससे ममता बनर्जी ये मुसलमानों के मैसेज देना चाहती है कि देखिए, ये बीजेपी की बी टीम है और ये आपके वोटों को विखराव के लिए राजनीति की शुरुआत की है। इसलिए आप सब एकजुट होकर के हमारी पार्टी में आ जाइए। जैसे कि ठीक बिहार के चुनाव में तेजस्वी यादव या लालू यादव यहाँ के मुसलमानों को यही कहा करते थे कि ओवैसी की जो पार्टी है वो बीजेपी की बी टीम है, उनको वोट देकर के आप मुस्लिम वोटों में बिखराव कीजिएगा, बीजेपी को लाभ पहुंचाइएगा, इसलिए एकजुट होकर वो हमको दे दीजिए। तो मुस्लिम वोटों को पश्चिम बंगाल में एकजुट करने के लिए ममता बनर्जी ने एक नई पार्टी जनता उन्नयन पार्टी, जिसके नेता हुमायूं कबीर हैं, उनको उन्होंने खड़ा कर दिया। और बार-बार अब बीजेपी से पहले टीएमसी ही आरोप लगा रही है कि जो कबीर हैं वो बीजेपी की बी टीम है, ताकि दलित को भी यही लगे कि हुमायूं कबीर का जो बयान है, जो सांप्रदायिक हिंसा का जो बयान है, वो टीएमसी का नहीं है। तो ममता बनर्जी ये चाहती हैं, उनका जो नापाक इरादा यही है कि वो दलितों को ये बता पाए कि
जो यहाँ के राजनीति में जिस तरीके से सांप्रदायिक टकराव का उपयोग हो रहा है, उसमें टीएमसी का कोई हाथ नहीं है। और इसके साथ-साथ मुसलमानों को मैसेज दे पाएँ कि देखिए एक बीजेपी की नई बी टीम आ गई है और इस तरीके से आपके वोटों का बिखराव हो जाएगा, तो आप एकजुट हो जाइए। तो ये एक नया प्रयोग है ममता बनर्जी का। इसमें सफल कितना होते हैं, ये तो वक्त बताएगा। क्योंकि पिछले एक दशक में जिस तरीके से सांप्रदायिक तनाव का नंगा नाच पश्चिम बंगाल में हुआ है, अब इसकी तुलना 90 के दशक में बिहार में जो जंगल राज था, इससे भी कई गुना अधिक वहां पे कुशासन और जंगल राज का प्रभाव है। तो इसके विक्टिम जब हिंदू हुए हैं तो सभी हिंदू हुए हैं, केवल सवर्ण ही नहीं हुए हैं, दलित भी हुए हैं, ओबीसी भी हुए हैं। और वही दलित हैं जो दलित और मुस्लिम वोट से ममता बनर्जी वहां हमेशा जीती थी। पश्चिम बंगाल में लगभग 32% मुस्लिम आबादी है और शेष जो आबादी है 78% वो हिंदुओं की आबादी है। तो दलितों का एक बड़ा वर्ग इस वहां की सरकार से डरा हुआ है। तो उस वर्ग को, दलित वोट को अपने आप में फिर टीएमसी में लेने के लिए ममता बनर्जी इस बार टीएमसी के प्लेटफॉर्म से कुछ उस तरीके का जो धार्मिक टकराहट है, उस तरीके की गतिविधि नहीं करना चाहते हैं। इसीलिए उन्होंने हुमायूं कबीर का एक सहारा लिया है। आप देखिए, हुमायूं कबीर इतना शरारती है कि जब वो पार्टी छोड़ा तो वो बनाया बाबरी मस्जिद। वो नाम भी रखा क्या, बाबरी मस्जिद, यानी कि जो अयोध्या में बाबरी मस्जिद जिसपे सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत बाबरी मस्जिद नहीं बनाया गया, तो उसी के तर्ज पे उसने बाबरी मस्जिद बनाया। उसका नींव कब डाला, तो 6 दिसंबर को, जब अयोध्या में बाबरी मस्जिद ढहा गया था। तो ये बिल्कुल ही एक तरीके से टकरावपूर्ण राजनीति कर रही है। लेकिन ये शरारती आदमी अपने पार्टी का नाम क्या रखता है, तो जनता उन्नयन पार्टी, यानी इसमें कोई भी उर्दू का लफ्ज नहीं है। यानी सुनने में लोगों को लगे कि ये तो बिल्कुल हिंदी का लफ्ज है, ये कहीं ना कहीं से बीजेपी का बी टीम है। तो ये, और आज उसकी पार्टी की घोषणा की है और आज ही उसने 2 सीटों पे उम्मीदवार की भी घोषणा की है। उसने मुर्शिदाबाद से मनीषा पांडे की उम्मीदवार की घोषणा की है और कोलकाता के वालीगंज से निशा चटर्जी, ये 2 उम्मीदवारों की उसने घोषणा की है। तो पार्टी का नाम भी वो बिल्कुल हिंदू की तरह रखता है, उसके उम्मीदवार भी हिंदू की तरह हैं। ये सब एक सोची समझी साजिश है। एक तरीके से समझ लीजिए कि वो बार-बार अपने कई निर्णयों से लोगों को ये बताना चाहता है कि हम बीजेपी के ही बी टीम है, बीजेपी के ही बी टीम है। और संजोग बस एक ऐसा संजोग रहा और कि वो कभी भी है उल्टा टीएमसी की है बी उल्टा। टीम है। जी, अच्छा, अगर जब ये बीजेपी में था, क्या इसकी हिम्मत थी कि वो बाबरी मस्जिद बनाने की घोषणा कर दी? आज बीजेपी में कई मुस्लिम हैं, शहनवाज हुसैन हैं, मुख्तार अब्बास नकवी हैं, ये लोग कभी इस तरह की बातें करते हैं क्या? तो बीजेपी में कई मुस्लिम नेता हैं, कई राज्यों में कुछ विधायक भी हैं जो मुस्लिम हैं, लेकिन कभी वो सांप्रदायिक तनाव की बात नहीं करते हैं। और जब बीजेपी में था, तो इस तरीके की बात नहीं करता था। तो निश्चित तौर पे आज जो इस तरह की बातें कर रहा है, वो टीएमसी के कहने पे कर रहा है। देखिए, आज जो मुर्शिदाबाद के रेजीगंज में इसने अपनी पार्टी की घोषणा की, वहां सुरक्षा के कड़े इंतजाम थे, वहां पे लोग नहीं थे, लोगों से ज्यादा तो सुरक्षा कर्मी थे। सुरक्षा कर्मी किसके निर्देश पे गए? निश्चित रूप से राज्य सरकार के निर्देश पे ही गए हैं। अभी तो वहां कोई आचार संहिता लगी नहीं है कि उसमें चुनाव आयोग की कोई भूमिका है। तो ममता बनर्जी और राज्य सरकार पूर्ण रूप से इसे संरक्षण दे रहा है। और आप देखिए कि 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद की नींव रखी गई है और देखते ही देखते क्राउड फंडिंग में इसके पास 4 करोड़ का चंदा हो गया। ये क्राउड फंडिंग करने वाले कौन लोग हैं? ये लोग तो टीएमसी के ही कार्यकर्ता लोग हैं, जो देखते देखते इतनी बड़ी राशि इकट्ठी हो गई। और जिसपे होम मिनिस्ट्री ने इन्वेस्टिगेशन भी शुरू कर दी है। अभी जी बिल्कुल। इनकी जो बी टीम है, कितना पकड़ है उनका? इनकी जो अब पार्टी कौन सी पार्टी है, कुछ कैंडिडेट्स भी लॉन्च कर लिए? जी, जनता उन्नयन पार्टी इन्होंने नाम रखा है अपनी पार्टी का। और 2 सीटों पे मुस्लिम उम्मीदवार की घोषणा की है। एक मनीषा पांडे हैं जो मुर्शिदाबाद से चुनाव लड़ेंगी, एक निशा चटर्जी हैं जो कोलकाता के वालीगंज से चुनाव लड़ेंगी। लेकिन इनकी पकड़ कितनी है, ये तो चुनाव में पता चलेगा। क्योंकि यहाँ भी बिहार में भी आप देख लेंगे तो ओवैसी की कोई पकड़ वैसी कुछ दिखती नहीं है। तो वहां पे ये, और ओवैसी की पार्टी एक बड़ी पार्टी है, बहुत पहले से पार्टी है। दक्षिण भारत में
कई राज्यों में उसके विधायक होते हैं, तो उसकी तुलना आप ओवैसी से नहीं कर सकते हैं। ये तो एक नई पार्टी है, नई नवेली पार्टी है, बस जस्ट अभी बनी है और उसने मस्जिद बनानी शुरू कर दी है। तो एक नई पार्टी है और अब देखने वाली बात है कि चूंकि इसकी जो रणनीति है वो सांप्रदायिक तनाव से है। भले इसने जो चोला पहन रखा है, पार्टी का नाम और जी। उम्मीदवारों की घोषणा, ये सब हिंदू से मिलता जुलता है, तो ये बीजेपी की बी टीम ममता बनर्जी कहना चाहती है, इसलिए इसने अपना रंग बदल दिया है। जैसे कि कोई गिरगिट रंग बदलता है या जंगल में शिकार करने के लिए कोई भेड़िया रंग बदलता है। लेकिन देखने वाली बात होगी कि इसके चाल में वहां के मुस्लिम कितने फंसेंगे। देखिए, ममता बनर्जी को डर है, दो तरफा डर है। एक डर तो मुस्लिम वोटों में बिखराव का भी है, चूंकि जब से राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा किया है, तब से बिहार के बिहार सहित पूरे देश के दलितों पे, ओबीसी पे या सवर्ण हिंदुओं पे फर्क पड़े न पड़े, लेकिन मुसलमानों पे फर्क पड़ा है। आज हर राज्यों में मुसलमानों की पसंदीदा पार्टी कांग्रेस है, न कि क्षेत्रीय पार्टी, जैसा कि बिहार चुनाव में भी दिखा है। तो वैसे ही कांग्रेस से हो सकता है कि मुस्लिम वोट बैंक को लेकर के टीएमसी को कोई डर हो कि कहीं वोट बैंक बिखर ना जाए। तो एक डर उनको मुस्लिम वोट बैंक के बिखराव का है, उसीलिए इसने हुमायूं कबीर के जरिए एक पार्टी की घोषणा कर दी है, ताकि उसको बार बार ये बताया कि बीजेपी की बी टीम है, आप बिखरेंगे तो बीजेपी को लाभ जी, होगा, ताकि हमें वो तो मुस्लिम वोट बैंक नेक्स्ट कांग्रेस ले राजबंधु जाकर इनके पास आए। जी, जी। रामबंधु जी, एक और भी बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है वेस्ट बंगाल में। एक गाने को लेकर जो कि भजन है गाना, पवित्र गाना है, उसको लेकर बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो गया है वेस्ट बंगाल में। जी, जी, जी। देखिए क्या वेस्ट है ये बंगाल गाना? के जी, जी, जी। क्या गाना है? पूर्वी मेदिनीपुर के एक प्राइवेट स्कूल में बंगाल की एक मशहूर गायिका हैं लग्नजीता चक्रवर्ती, उन्होंने वहाँ की एक परंपरागत गीत जागो माँ, जो देवी गीत है, बहुत ही परंपरागत गीत है, उसको उन्होंने गाया है। वो एक स्कूल के कार्यक्रम में प्रदर्शन कर रही थी। तो ये वहाँ का परंपरागत गीत है, जब भी वहाँ पूजा-पाठ होता है, खासकर दशहरे के मौके पे इसको गाया जाता है। जब वो गा रही थी, उसी वक़्त महबूब मलिक नाम का एक मुस्लिम युवक मंच पे चढ़ता है, इनको रोकता है और कहता है कि अब कोई सेकुलर गाना गाओ। और शुरू में तो ये समझ में नहीं पाती है कि कौन आया, क्योंकि ये कल्चर तो होता नहीं कलाकार के मंच पे चढ़ के कोई रोक दे। तो कौन आया समझ नहीं पाई, ये गाते रहीं, तो उनको जाके धक्का देता है। यानी उनके साथ शारीरिक तौर पे बदसलूकी भी की जाती है। उनको डराया और धमकाया जाता है कि अब गाना बंद करो, अब कोई तुम हिंदू गीत मत गाओ और जागो माँ जो गीत गा रही है उसको बंद करो और अब कोई सेकुलर गीत गाओ। ये उनको बताया जाता है। ये मसला हुआ है और इसके बाद वहाँ पे थोड़ा बहुत विवाद भी हुआ, बवाल भी हुआ। जो स्कूल प्रशासन के जो लोग थे वो आए हैं, लेकिन आपको पता ही है कि पश्चिम बंगाल में अगर कोई मुस्लिम लोग इस तरीके का उत्पात करता है, तो पुलिस भी तो सहमी तरीके से आती है और उसको रोकने का प्रयास करती है। और ये तो स्कूल का प्रशासन है, तो लिहाजा उनको मन छोड़ के जाना पड़ा और वो तत्काल डर के कारण स्कूल छोड़ के चली गई हैं। तो ये बहुत ही शर्मनाक घटना अ, पश्चिम बंगाल के पूर्वी मेदिनीपुर के एक प्राइवेट स्कूल में घटी है और ये बतलाता है कि वहाँ जो शरारती तबका है, खासकर जो सांप्रदायिक तबका है, वो कितना निडर है और किस तरीके से किसी भी कारण को लेकर के किस हिंदू को कहाँ धमका दे और किस तरीके से धमका दे। क्योंकि देखिए वो मंच पे गा रही थी और उनको धक्का भी दिया गया। वो पहले तो समझ नहीं पाई कि कौन आके मुझे क्यों रोक रहा है और वो गाना नहीं रोकी तो उनको धक्का भी दे दिया गया। तो आप ये समझ लीजिए कि जब सार्वजनिक तौर पे ये हाल हो रहा है, तो फिर वहाँ के आम लोगों का क्या हाल होगा? आम जो हिंदू बेटियाँ हैं, उनका क्या हाल होगा? खासकर गाँव में, ये गाँव के सुदूर इलाकों मतलब में कैसा वहाँ पे हाल होगा? इस तरीके से जी, खौफ बढ़ गया है कि हिंदूज़ अपना गाना तक नहीं गा सकते हैं, अपने भजन कीर्तन नहीं जी, कर सकते हैं, बिल्कुल। नवरात्रि पे आप पूजा नहीं कर सकते हैं, आप पंडाल नहीं लगा सकते हैं। पंडाल में मुस्लिम्स किसी भी वक़्त घुस कर तोड़-फोड़ कर सकते हैं, मतलब पूरी की पूरी अराजकता फैल गई है। क्या शाह जी, बिल्कुल। इस ममता के उसको रोक पाएँगे? ममता के ये जो दुराचार फैला हुआ है, उसको रोक पाएँगे क्या? क्योंकि इलेक्शन कमीशन देखिए ने अभी एक स्टेटमेंट दिया है कि वो सेंट्रल ऑफिसर्स को उतारेंगे एसआईआर के लिए। जी। जी, देखिए एक बात हम यहाँ पे चर्चा करना चाहते हैं कि ममता बनर्जी तो खुद दुर्गा माता की जो प्रतिमा था, उनके विसर्जन पे एक दफ़ा रोक लगा दी थी, क्योंकि उस दिन मुहर्रम था।
तो हम लोगों के यहाँ जब विसर्जन होता है, मंत्रों के द्वारा मूर्तियों का विसर्जन होता है, तो उसके ठीक तुरंत बाद जाकर के उनको जल समाधि दी जाती है। वो भी एक धार्मिक कर्मकांड का महत्वपूर्ण अंग है और उसको इसलिए रोक दिया गया था कि उस दिन मुहर्रम था। तो जब ममता बनर्जी ऐसा कर रही हैं, तो ये युवक को कौन रोकेगा? और दूसरी बात ये है कि वहाँ सुरक्षित चुनाव करवाना, चुनाव प्रशासन के लिए एक बहुत ही चुनौती का काम है। अभी आप बिहार में देखिए, बिहार में जो चुनाव हुआ, उसमें एक भी बूथ पर रीपोलिंग नहीं हुआ। एक भी बूथ पर कहीं से मारपीट की कोई घटना नहीं आई। तो ये बिहार में जो सरकार थी, सरकार के रहने के कारण, प्रशासन के कारण जो एक अपराधियों में खौफ पैदा होता है, उसका प्रभाव है। अब इसके ठीक विपरीत चुनाव आयोग के लिए पश्चिम बंगाल में इलेक्शन करवाना एक चिंता का विषय है, तो वो पारामिलिट्री को उतारेंगी। अब एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि ममता बनर्जी कभी जब वहां पे कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार हुआ करती थी, तो जिन जिन मुद्दों को लेकर के वो आवाज उठाती रहती थी, आज उन्हीं मुद्दों का वो खुद विरोध कर रही हैं। सदन में कभी ममता बनर्जी ने सदन के स्पीकर पे पर्चा फेंका था और कहा था कि पश्चिम बंगाल में घुसपैठिया है, घुसपैठियों को बाहर निकालिए। आज वही बीजेपी और इलेक्शन कमीशन एसआईआर के जरिए काम कर रही है और उसी घुसपैठियों को बाहर निकालने की बात जब गृह मंत्री सदन में कहते हैं, तो ममता बनर्जी उसके खिलाफ उतर जाते हैं। कभी ममता बनर्जी थी जो जाके सदन में बोली थी कि पश्चिम बंगाल के राम विधानसभा बंधु जी चुनाव करवाने आपका के लिए जी, प्लीज़ जी, कंटिन्यू। जी। अधिक संख्या में पारामिलिट्री की ज़रूरत होती है, क्योंकि वहाँ पे घुसपैठिया भी वोट करते हैं और जो वामपंथी सरकार है, वो भी हिंसा को उस्काती रहती है। आज वही ममता बनर्जी हैं कि जो अभी जो इलेक्शन कमीशन ने कहा कि यहाँ हम बड़ी संख्या में पारामिलिट्री का उपयोग करेंगे, एसआईआर के लिए भी और इलेक्शन के लिए भी, तो ममता बनर्जी इसका विरोध कर रही हैं। मुझे लगता है कि चुनाव आयोग अर्धसैनिक बल के बिना वहाँ निष्पक्ष चुनाव करवा ही नहीं पाएगी। जिस तरीके से वहाँ उन्मादी लोगों का एक बड़ा वर्ग तैयार हो गया है, तो वहाँ प्रशासनिक शक्ति बल का बहुत ज़रूरी है। तो ये इलेक्शन कमीशन को करना चाहिए और इलेक्शन कमीशन इस रास्ते पे है भी। एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि अभी जो हुमायूं कबीर ने जो मस्जिद बनाई है, उस मस्जिद बनने के बाद एक तो क्राउड फंडिंग होगी कि इतनी बड़ी तादाद में क्राउड फंडिंग क्यों हुई? दूसरी बात ये है कि वहाँ पे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री गए थे, वो हर जगह जाया करते हैं, वो जहाँ भी जाते हैं, कभी रामायण का पाठ करवाते हैं, कभी गीता का पाठ करवाते हैं। तो पश्चिम बंगाल में उन्होंने कहा कि मैं सामूहिक तौर पे गीता का पाठ करवाऊँगा। इसके तुरंत बाद हुमायूं कबीर का एक बयान आता है कि वो अगर गीता का पाठ करवाएँगे, तो मैं मस्जिद में बैठकर 1 लाख कुरान का पाठ करवाऊँगा। तो एक तरीके से वो सांप्रदायिक तनाव, धार्मिक तनाव का जो एक रास्ता है, वो अपना चुका है। दूसरी बात ये है कि अगर वहाँ पे बीजेपी की सरकार बनेगी, मुझे लगता है कि बीजेपी को एक घोषणा भी करनी चाहिए कि वहाँ बीजेपी की पश्चिम बंगाल में अगर सरकार बन गई, तो ये हुमायूं कबीर का जो बाबरी मस्जिद है, वो उसको भी ढा देगी। क्योंकि वो उसकी नींव ही सांप्रदायिक तनाव के कारण रखी गई है। अब मस्जिद बनाना कोई बुरी बात नहीं है और देश में बहुत सारे मस्जिद बनते हैं, कोई नोटिस नहीं लेता है। लेकिन अगर आप कोई धार्मिक संस्था केवल टकराहट के लिए, केवल दंगा या हिंसा के लिहाज से ही बनाते हैं, तो वो भी एक खतरनाक होगा लोकतंत्र के लिए। तो बीजेपी की अगर सरकार बनेगी, तो मुझे उम्मीद है कि हुमायूं कबीर के साथ-साथ उस बाबरी मस्जिद की भी खबर ली जाएगी। जी। जी, थैंक यू सो मच राम बंधु सर फॉर जॉइनिंग। जाने से पहले व्यूअर्स को बताना चाहूँगी हम सिर्फ 5000 सब्सक्राइबर से शॉर्ट है, 8 लाख की फैमिली जल्दी-जल्दी बड़ी करिए, जल्दी-जल्दी सब्सक्राइब करवाइए अपने फैमिली मेंबर्स से, अपने फ्रेंड्स से, अपने रिलेटिव से और प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू शेयर द इन्फॉर्मेशन दैट वी आर कोटिंग हियर। बहुत इंपॉर्टेंट टर्न ऑफ इवेंट्स है। वेस्ट बंगाल का इलेक्शन भारत के लिए डू और डाई है। जी, डू और डाई है। वेस्ट बंगाल से ही हमारी आधी से ज्यादा प्रॉब्लम्स निकल कर आई हैं। डेमोग्राफिक चेंज वहां से होता है। सारे पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट्स, फेक पासपोर्ट्स, सारा का सारा सिस्टम जो है हमारा हमेशा ध्यान रहा पाकिस्तान पे और ईस्ट पाकिस्तान हमें हमेशा अंदर से खोखला करने में लगा रहा। सो वेस्ट बंगाल इज वेरी वेरी क्रिटिकल इलेक्शन। ममता अपनी स्ट्रैटेजी क्या रहेंगी? उनको तो शी शुड हैव बीन एक्टिंग लाइक अ डिक्टेटर और हिटलर इन ऑर्डर टू काउंटर द इनफ्लो ऑफ इमिग्रेंट्स, बट उन्होंने किया उल्टा, क्योंकि उनको चाहिए थी सत्ता और सत्ता के अंधी लालच में वो भूल गई कि क्या सही है और क्या गलत है। थैंक यू सो मच वंस अगेन। आप मुझे कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, मेरी मदद या सहायता करना चाहते हैं, तो नंबर और यूपीआई स्क्रीन के ऊपर है। आप फीडबैक देना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं, सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव।